चलिए, तो जहां से वीडियो रोक दिया गया था पिछले वीडियो में, मैं रवि मिश्रा आपका स्वागत करता हूं उसके ठीक न अगले वीडियो में, जिसका नंबरिंग है 435 नंबर क्वेश्चन से यहां शुरू करते हैं, क्योंकि उधर सीरियल नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो कह रहा है 435 नंबर क्वेश्चन, जहां पे हम लोग प्रीवियस वीडियो का रोक दिए थे। आगे आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी किया जाती है? तो केंद्रीय बैंक द्वारा चलन मुद्रा जारी किया जाता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक द्वारा सिक्के तो जारी नहीं किए जाते हैं, तो उपयुक्त सभी आंसर होगा नहीं, तो साख मुद्रा भी नहीं होगा आंसर। तो आंसर क्या होगा? चलन मुद्रा होगा। आंसर क्या होगा? चलन मुद्रा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? तो भारत का केंद्रीय बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है बैंक दर, ऑप्शन नंबर बी है नैतिक दबाव, ऑप्शन खुले बाजार की क्रियाएं, ऑप्शन नंबर डी है नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। तो यहां आंसर हो जाएगा, यहां आंसर हो जाएगा नैतिक दबाव। अगला क्वेश्चन है 437 का, बी इज द करेक्ट आंसर। यहां आंसर हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में निम्न में से कौन सा लाभ है? वस्तु विनिमय प्रणाली में निम्न में से कौन सा लाभ है? सरल प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी आपसी सहयोग में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक असमानताएं नहीं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहां आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, और ए एंड बी दोनों, मूल्य का संचय, डी। तो यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा मुद्रा का प्राथमिक कार्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही आते हैं, यानी कि यहाँ पे 439 का सी करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्थगित भुगतान की माप, ऑप्शन नंबर बी मूल्य का संचय, ऑप्शन नंबर सी मूल्य का हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो कह रहा है गौण कार्य में कौन कौन शामिल किया जाता है? तो गौण कार्य में सबको शामिल किया जाता है, उपयुक्त सभी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सी निकट मुद्रा है? निम्नलिखित में कौन सी निकट मुद्रा है? समय जमा, विनिमय पत्र, ट्रेजरी बिल, उपयुक्त सभी। तो कह रहा है कि कौन सी निकट मुद्रा है? कौन सी निकट मुद्रा है? तो उपयुक्त सभी क्या है? निकट मुद्रा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साख मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से होता है। साख मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से होता है। ऑप्शन नंबर ए अधिक, ऑप्शन नंबर बी कम, ऑप्शन नंबर सी बराबर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां हो जाएगा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर देखिए, भारत में मुद्रा पूर्ति के 4 विकल्प है, M1, M2, M3, M4, जिनमें M1 है केवल जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी प्लस मांग जमाए। ऑप्शन सी कह रहा है जनता के पास करेंसी लिखा हुआ है, माफ करिएगा यहाँ प्रिंट में गड़बड़ हो गया, प्लस मांग जमाए प्लस रिजर्व के पास अन्य जमाए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी जी। M1 का मतलब होता है जनता के पास जितनी करेंसी है प्लस मांग जमाए, मतलब जो कमर्शियल बैंक में जो जमा है, और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा है, ये होता है M1 का मतलब, जो कि हमें सिलेबस में पढ़ना होता है M1 का सिलेबस। चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का विकास हुआ है, मुद्रा का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर ए मानव के आर्थिक जीवन के विकास के साथ साथ, मानव के आर्थिक, मुद्रा का विकास हुआ मानव के आर्थिक जीवन के विकास के साथ साथ, वस्तु विनिमय के विकास के साथ साथ, बाजार के विकास के साथ साथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुद्रा का विकास हुआ है, यहाँ आंसर हो जाएगा मानव के आर्थिक जीवन के विकास के साथ साथ। जैसे जैसे उसे आर्थिक आवश्यकता पड़ती गई वैसे वैसे मुद्रा का विकास होते गया। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि वर्तमान समय में निम्न में से कौन सी मुद्रा पाई जाती है? वर्तमान समय में निम्न में से कौन सी मुद्रा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए धातु मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी कागजी मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी कागजी मुद्रा बैंक साख मुद्रा, ऑप्शन नंबर कागजी मुद्रा बैंक साख तथा प्लास्टिक मुद्रा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कागजी मुद्रा भी वर्तमान समय में है, बैंक साख भी है और प्लास्टिक मुद्रा भी है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मुद्रा में निम्न में से कौन सा गुण आवश्यक है? मुद्रा में निम्न में से कौन सा गुण आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है सामान्य स्वीकृति, ऑप्शन नंबर बी है लेखे की इकाई, ऑप्शन नंबर सी है विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ हो जाएगा आंसर उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा का लेखक की इकाई के रूप में क्या अर्थ है?
ऑप्शन नंबर ए मूल्य का मापदंड, ऑप्शन नंबर बी साझा माप, ऑप्शन नंबर सी दोनों ही, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोनों ही। चले अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जरा, मुद्रा के प्राथमिक कार्य निम्न में से कौन से हैं? मुद्रा के प्राथमिक कार्य निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए वस्तु विनिमय का साधन, ऑप्शन नंबर बी लेखे की इकाई, ऑप्शन नंबर सी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोनों ही। चले अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से मुद्रा के गौण कार्य कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए स्थगित मानों का भुगतान, ऑप्शन नंबर बी मूल्य का संचय, ऑप्शन नंबर सी मूल्य का हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी गौण कार्य में आते हैं। चले तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक वाणिज्यिक बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या है? एक वाणिज्यिक बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है, बट भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका ही, लड़कों से हर साल ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो सेंट्रल बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, प्रथम नरसिम्हम कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रथम नरसिम्हम कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? नरसिम्हम कमेटी बनाया गया था, प्रथम नरसिम्हम कमेटी कब बनाया गया था? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1985 में प्रथम नरसिम्हम कमेटी तो नहीं बनाया गया था, 1999 में भी नहीं बनाया था, 1980 में भी नहीं बनाया गया था। प्रथम नरसिम्हम कमेटी 1990 में बनाया गया था, 1990 में बनाया था। आंसर वो। चले अगला क्वेश्चन आता है, जब एलपीजी पॉलिसी यहाँ 1991 होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 1991 प्रथम नरसिम्हम कमेटी बनाया गया था। यहाँ है अगला क्वेश्चन, 85 में तो कहीं से नहीं होगा। चले तो ये आंसर ही गड़बड़ है। 1999 में तो दूसरा बनाया गया था नरसिम्हम कमेटी, तो 1991 इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन देखें, मौद्रिक नीति के संदर्भ में मांग में वृद्धि एवं कमी डैश डैश के द्वारा हो सकता है। मौद्रिक नीति के संदर्भ में मांग में वृद्धि एवं कमी डैश डैश के द्वारा हो सकता है, डैश डैश के द्वारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बैंक दर नीति, ऑप्शन नंबर बी सीआरआर, ऑप्शन नंबर सी एसएलआर, यहाँ एसएलआर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बैंक दर एवं साख नियंत्रण। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी बैंक दर एवं साख नियंत्रण, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय बैंक ऋण देता है एवं साख नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक बैंक, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर सी निजी कंपनियां, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए सार्वजनिक बैंक, क्योंकि सार्वजनिक बैंक क्या करता है? केंद्रीय बैंक ऋण देता है एवं साख नियंत्रण सार्वजनिक बैंक करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के जमाइश में ब्याज अधिक मिलता है? अस्थायी जमा में, चालू खाता में, बचत खाता में, उपरोक्त सभी। तो निम्न में से किस प्रकार के जमा में ब्याज अधिक मिलता है? तो अस्थायी जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें ब्याज अधिक मिलता है, अस्थायी जमा, एफडी बोलते हैं उसको। चलिए तो यहाँ अगला क्वेश्चन है 455 नंबर। 455 नंबर क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को परिवर्तित किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को परिवर्तित किया गया रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक, स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक। तो इंपीरियल बैंक को परिवर्तित किया गया स्टेट बैंक में। इंपीरियल मतलब स्टेट बैंक का ही पुराना नाम था इंपीरियल बैंक। तो इंपीरियल बैंक को परिवर्तित किसमें किया गया? तो स्टेट बैंक में, क्योंकि स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक है और इंपीरियल बैंक की स्थापना, स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। आगे ये भी क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मतलब कि 455 का सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 456 नंबर, सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताएं कैसी पूरी होती है? ऑप्शन नंबर ए वैकल्पिक प्रयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उचित चुनाव द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ए एन बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताएं कैसी पूरी होती है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी वैकल्पिक प्रयोग द्वारा और उचित चुनाव द्वारा। अब देखें अगला क्वेश्चन कह रहा है 457 नंबर, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार की वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक तो खाली वो करता है, 1 रुपये का नोट रिजर्व बैंक जारी नहीं करता है, भारत सरकार की वित्त मंत्रालय जारी करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक 100 रुपये का नोट, भारत एक
100 रुपये का नोट जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। मतलब 1 रुपये का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, और 100 रुपये का नोट या 10 रुपये का नोट या 5 रुपये का नोट या 20 रुपये का नोट, ये कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। खाली 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार के केंद्र वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, निजी जनता से लेन देन निम्न में से कौन करता है? निजी जनता से लेन देन निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर बी व्यापारिक बैंक, ऑप्शन नंबर सी रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो कह रहा है कि निजी जनता से लेन देन निम्न में से कौन करता है? निजी जनता से लेन देन निम्न में से कौन करता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा व्यापारिक बैंक करता है। केंद्रीय बैंक तो करेगा नहीं, रिजर्व बैंक करेगा नहीं। रिजर्व बैंक और केंद्रीय बैंक सेम ही एक ही को कहा जाता है, उपयुक्त सभी होगा नहीं। जब रिजर्व बैंक नहीं होगा केंद्रीय बैंक में, तो उपयुक्त सभी नहीं, तो व्यापारिक बैंक होगा आंसर। चले अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, व्यापारिक बैंक है, इनमें से तो भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, और नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। ध्यान रखेंगे वो स्थापना कब हुई थी? स्थापना यहाँ पूछ रहा है तो 1935 में है, लेकिन इसका नेशनलाइजेशन माने राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करता है बैंक दर के जरिए, खुले बाजार की प्रक्रिया के जरिए, ऑप्शन सी सीआरआर के जरिए, उपयुक्त सभी डी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखें, किस वर्ष 14 व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया? किस वर्ष? तो 1969 में। 1969 में क्या किया गया? 14 राष्ट्रीय बैंकों का क्या किया गया? व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब नेशनलाइजेशन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय बैंक के निम्न में कौन से कार्य हैं? केंद्रीय बैंक के निम्न में से कौन से कार्य है? नोट निर्गमन का एकाधिकार, ये सही है। सरकार का बैंकर, सही है। विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण, सही है। उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। केंद्रीय बैंक के ये सारे काम है, नोट निर्गमन करता है, सरकार का बैंकर है, विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक करता है, उपयुक्त सभी। जनता का बैंक कौन सा है? जनता का बैंक कौन सा है? व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक? तो जनता का बैंक व्यापारिक बैंक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो अब देखें यहाँ लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी पूछ रहा है। तो यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक, तो यहाँ ये क्वेश्चन का आंसर ही गड़बड़ है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो 1935 में हम लोग पढ़े थे। राष्ट्रीयकरण पूछता तो राष्ट्रीयकरण भी 1949 में हुआ था, तो यहाँ 1949 बना लीजिए, और राष्ट्रीयकरण यहाँ स्थापना के जगह पे क्या नेशनलाइजेशन लिख दीजिए। आप थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में, और स्थापना हुआ था रिजर्व बैंक का। आपको था भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय इंडियन रिजर्व बैंक, इंडियन रिजर्व बैंक की स्थापना 1965, ये तो दूसरा हो सकता है, लेकिन यहाँ रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, यहाँ क्वेश्चन अगर कोई कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है तो उसकी स्थापना 1965 होगी, लेकिन अगर आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, उसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। लेकिन यहाँ अगर क्वेश्चन कोई कमर्शियल बैंक से रिलेटेड है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी तो 1965 यह आंसर हो सकता है। चलिए यहाँ क्वेश्चन अगला कर रहा है कि व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्न में कौन से हैं? व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्न में कौन से हैं? तो जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना, साख नियंत्रण करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है? चालू जमा, बचत जमा, सावधि जमा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब कि चालू जमा का मतलब करेंट अकाउंट में जमा होता है व्यापारिक बैंक, बचत जमा सेविंग अकाउंट, सावधि माने रिकरिंग डिपॉजिट, उपयुक्त सभी तरह के जमाएं बैंक करता है। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है कि व्यापारिक बैंक निम्न में किस प्रकार के ऋण देता है? नगद, साख, अधिविकर्ष, ऋण एवं अग्रिम, उपयुक्त सभी। तो कह रहा है यहाँ पे आंसर उपयुक्त सभी तरह के ऋण देता है व्यापारिक बैंक। अगला क्वेश्चन,
व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य माने सेकेंडरी फंक्शन के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? एजेंट के रूप में कार्य, सामान्य उपयोगिता के कार्य, सामाजिक कार्य, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक का एजेंसी कार्य होता है ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ट्रस्टी का कार्य करना, लॉकर सुविधा देना। तो बैंक का एजेंसी का कार्य होता है ट्रस्टी का कार्य करना, ट्रस्टी का कार्य करना। 472 का सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है साख गुणक होता है 1/CRR। साख गुणक होता है 1/CRR, ये ही सही है साख गुणक। चले अगला क्वेश्चन कह रहा है साख का विस्तार होता है जब CRR घटता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो चलन मुद्रा जारी की जाती है। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो चलन मुद्रा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय बैंक के निम्न में कौन से कार्य हैं? नोट निर्गमन का एक अधिकार, सरकार का बैंक और विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक, उपयुक्त सभी। ऑलरेडी ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नांकित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? चले ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो रहा है। 74, 75, 76, 77। चलिए तो रिपीट नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, इस वजह से मुझे सोचना पड़ा ये बात। चलिए 77 के बाद 78 करना है। 77 नंबर ही क्वेश्चन का जवाब अभी नहीं हुआ है। चलिए निम्नांकित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा खुले बाजार की क्रियाएं, ये साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 478 नंबर। व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल आस्तियों के एक निश्चित अनुपात में जमा अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है जिसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नगद कोष अनुपात, साविधिक तरल अनुपात, ऑप्शन सी एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी सावधिक तरल अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है। ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त सभी क्योंकि केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, सही है। केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, ये भी सही है। केंद्रीय बैंक देश का बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है, मॉनेटरी सिस्टम को, यानी कि सही। बैंकों का बैंक कहलाती है RBI। बैंकों का बैंक या सरकार का बैंक RBI ही कहलाता है। सरकार का भी बैंक RBI होता है और बैंकों का बैंक कौन होता है? RBI, क्योंकि साधारण जनरल पीपल के लिए RBI नहीं होता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। और क्वेश्चन होना चाहिए नहीं, यही तक क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हिंदी मीडियम में। बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।